बताया था कि यहाँ पे भूल भुलैया और तालाब हुआ करता था, तो हमें लगता है कि हम अब यहाँ पे भूल भुलैया के सामने हैं। तो इसकी उसमें क्या ये थी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। नहीं, एक्चुअली भूल भुलैया करीब 15 फीट लंबा और लगभग 15 फीट चौड़ा, जी, ज़मीन में करीब 3 फीट नीचे सीमेंट से बना हुआ कुछ अजीब अजीब लकीरें थी। कुछ भूल भुलैया कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से जैसे कभी कभी बच्चों के खेलने के लिए वो कुछ चीज़ें होती है कि यहाँ से स्टार्ट किया और कैसे कैसे निकल करके फिर तुमको इस रास्ते से निकल जाना है। कुछ उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनी हुई, लेकिन अब वो नष्ट हो गया है, अब वो है नहीं, उस पर लोगों ने मिट्टी डाल दिया है। मैं आपको दिखला रहा हूँ यहाँ से, वो देखिए गड्ढा, जी, ये वाले गड्ढे की बात। हाँ ये गड्ढा, ये गड्ढे में वो भूल भुलैया हुआ करता था, लेकिन अब वो ज़मींदोज़ हो चुका है। अभी यहाँ पर यह जो भवन देख रहे हैं आप, जी, इसके ऊपर में आप देखिए बहुत गौर से, बहुत बढ़िया नक्काशी किया गया है। और यह नक्काशी पूरी जो भवन है यह दुर्गा स्थान कहलाता है। तो डॉक्टर साहब, ये सब जो नक्काशी जो भी इसमें उभरे हुए हैं वो सारा 5000, 2.5 से 5000 पुराना? ये लगभग हम समझते हैं कि 1000-1500 वर्ष पहले का ये है। क्योंकि इसके ईंट को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ईंट 100-200 वर्ष पहले का नहीं, ये 100-200 वर्ष पहले से बहुत पहले का, यानी 1000 वर्ष पहले का ये बनावट बतला रहा है। यानी ये जो बिल्डिंग है इसका निर्माण बाद में हुआ, काफ़ी बाद में? हाँ, बाद में हुआ। और यहाँ पर किले की ओर से, यानी कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनकी ओर से यहाँ पर दशहरा मनाया जाता था। ये पूरे मैदान में यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती थी, उसको हमने भी देखा है। एक ज़माने में यहाँ इसमें दुर्गा जी की मूर्ति होती थी और उसके बाद इसमें काफ़ी भीड़ हुआ करती थी और राज दरबार की ओर से बड़े बड़े लड्डू आने वाले प्रत्येक लोगों को बांटा जाता है। तो एक अच्छा खासा उत्सव ये अलग ही दशहरे के दिन, हाँ ये खासा दशहरे के दिन ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो चलिए डॉक्टर साहब, अब इसको आप अंदर करके देखें। मैं एक और बात बता दूं, ये किले में मराठा, मुस्लिम और बाद में यहाँ पर सिंह साहब लोगों ने राज किया है। उसमें मराठा के पहले भी इस किले में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर असुरों का साम्राज्य था। असुर के बाद जादवों का साम्राज्य हुआ। जादव मतलब जब कृष्ण का जदुवंशी सेना यहाँ आई और इसको जो बाणासुर को परास्त करके यहाँ पर जब कृष्ण ने अपना राज्य जमाया, तो उसके बाद से यहाँ पर जादवी संस्कृति पनपने लगी और जादवों का साम्राज्य पूरे मगध क्षेत्र में फैल गया। तो जितने भी गढ़ थे असुरों के, जितने भी किला थे या उसको आप दुर्ग कहिए, उस सबों पर जादवों का साम्राज्य बन गया। जादवों के बाद धीरे धीरे वो साम्राज्य नष्ट हुआ। फिर राजपूतों का साम्राज्य रहा। राजपूतों के बाद फिर यह साम्राज्य मुस्लिमों के अधीन आया। इसी क्रम में मराठों का भी राज्य यहाँ कुछ दिन तक रहा है, ऐसा इतिहास गवाह है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर लाओ के साइड रहने वाले सुंदर सिंह नाम के कुछ उत्तेजना से भरे हुए युवक उनके टोली में कायम थी और इन लोगों ने उज्जैन के नवाब को जीता, या कहिए कि उनको हरा करके टिकारी किले पर भी उन लोगों ने कब्जा किया। टिकारी स्टेट वो मुस्लिम स्टेट पटना नवाब के अधीन में हुआ करता था उस समय। तो जैसा कि डॉक्टर साहब, मैं क्षमा चाहूँगा आपको बीच में रोकने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे शासकों ने यहाँ पे राज किया, बहुत सारे अलग अलग कौम के।
तो अभी आपने जिनका नाम लिया वो किस कौम से बिलोंग करते थे डॉक्टर साहब? ये हिंदू थे, अच्छा। लेकिन चूंकि उनको यहाँ पर शासन करने में दिक्कत हो रही थी, पटना से कभी भी सेना आकर के उनको परास्त कर सकती थी, इसीलिए यह व्यक्ति काफी चालाक था और वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर से पहले की बात है, ये शासक का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ जा करके वहाँ किसी तरह से बादशाह को पटा करके वहाँ से शासन करने का परमिट या चलान या उसको आज्ञा पत्र जो भी आप कहिए वो लेकर के वो आया और इस क्रम में उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। जी, तो वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। हाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद ही अंग्रेजों के साथ ये मिल गए। मिलने के बाद ये बात पता चली पटना के नवाब को, किसी बहाने से पटना बुलाकर उनको उसने दोनों भाइयों की हत्या करवा दी। तत्पश्चात उनके लड़के से शासन करते रहे। इसी क्रम में मित्रजीत सिंह वगैरह का नाम आता है और इस तरह से होते 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 अंत में अंतिम राजा कहिए, जिस समय स्वतंत्र भारत में साम्राज्यों को विलय किया जा रहा था, उस समय अंतिम शासक महाराजा कैप्टन गोपाल शरण सिंह थे। अच्छा। चूंकि वो अंग्रेजों से बहुत मिले हुए थे, अंग्रेजों के कहिए कि अंग्रेजों से के स्वभाव से उनका स्वभाव मिलता था और वो इंग्लैंड में पले बढ़े बड़े हुए, उनके सारे रवैये अंग्रेजों की तरह थे। उनका रहन सहन खान पान टिकारी में बहुत कम हुआ करते थे। जो भी कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति नाम की चीज़ अगर थी उनके पास, तो सारी संपत्ति या तो इंग्लैंड में जुआ बैठे ऐशो आराम में, कुछ बचा वो यहाँ दनुआ भनुआ के जंगल में उनका किला था, रहने का बड़ा सुंदर स्थान था। वो शिकार के भी शौकीन थे, वो शिकार करते थे, दनुआ भनुआ के जंगल में पड़े रहते थे। न उनको प्रजा से मतलब, न उनको राज्य से मतलब था, उनको सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। उसी में पूरा टिकारी स्टेट समाप्त हो गया। जिस समय विलय किया जा रहा था उस समय राजे रजवाड़े बहुत कुछ संपत्ति अपनी चालाकी से बचा लिए, लेकिन चूंकि अब हम क्या कहें, इन्होंने कोई संपत्ति अपनी नहीं बचाई, सारी संपत्ति जो भी था ऐश मौज करने में चले गए। हाँ, और ये यही दुर्गा स्थान है। अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। माँ दुर्गा की आदमकद प्रतिमा रखी जाती थी। इसी भवन में नवरात्र का पूजा होता था और ये काफ़ी सजा सजाया भवन था। साथ ही उस उत्सव के दिनों में इसे सजाया जाता था। अब मैं इसकी एक खासियत और बता दूं कि किला कालक्रम में दो भागों में बंटवारे के तौर पर विभाजित किया गया, 9 आना और 7 आना। जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं यह 7 आने का एक भाग है। इसी में यहाँ पर दुर्गा स्थान है, जिसमें यहाँ पर दुर्गा माँ की अर्चना पूजा हुआ करती है। इसी में अब हम यहीं से देख सकते हैं, सामने में कुछ ढूह के तरह नजर आ रहा है। ये ढूह के इस तरफ एक विशाल सरोवर है जो कभी सदा जल पूरित हुआ करता था, लेकिन आज के क्रम में इसमें पानी न के बराबर है और ये कमल से आच्छादित सरोवर महाराजाओं महारानियों के स्नान का या कहिए कि जलापूर्ति का एकमात्र साधन था। हम लोग सरोवर किनारे चलेंगे, उसमें किया हुआ नक्काशी, उसमें स्नान के लिए जब महिलाएं उतरती थी किस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, किस तरह से घाट बने हुए थे, ये सारी चीज़ मैं दिखलाऊंगा। नहीं सर, भूल होता ये नीचे एक तरफ प्रकाश डाला जाए इसको थोड़ा, इस तरफ जो अभी हमें दिखाई पड़ा नीचे थोड़ा सा रूम सा है और इसमें बहुत सारे दरवाजा बने हुए हैं। क्या इसको भूल भुलैया कहा जाता था? नहीं,
ये वास्तव में भवन का ही एक अंश था जो टूट चुका है। ये देखिए, यहाँ पर कभी छत हुआ करता था, जो छत अभी टूट गया है, लेकिन छत था इसका आप देख सकते हैं चारों तरफ छत के जो टूटे हैं उसका ये भाग बना हुआ है। तो ये छत था, यहाँ पर लोग बैठते थे, महाराजा बैठते थे यहाँ पर। जब वो माँ से आशीष लेने के लिए आते थे तो आशीर्वाद यहाँ लेकर के वहाँ पर बैठते थे। यहीं से इस मैदान में बैठी हुई जनता को दर्शन दिया करते थे दशहरे के समय। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस 7 आने में ही जो आज न के बराबर है, न के बराबर नहीं बल्कि बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन आज के करीब करीब 1 साल पहले तक यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। जैसे राजस्थान में बावड़ी एक शब्द आता है, बावड़ी जो कुआं का ही एक रूप है। तो गहरा कुआं, चारों तरफ से दीवार बने हुए और चारों तरफ से दरवाजे बने हुए। उस पानी भरने के लिए 4 दरवाजे उसमें बने हुए थे। तो कुएं के अंदर 4 दरवाजे नहीं, कुआं के जगत पर, कुआं के ऊपर में ऊपरी दीवार था और चारों ओर से एक एक दरवाजा था, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से बड़े सुंदर मेहराव बने हुए, दरवाजे बने हुए थे कि लोग पानी भर सकते थे। और उसके ऊपर वो छत ढला हुआ था कि कुआं में कुछ पड़े नहीं, गिरे नहीं। इस तरह से मैंने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है और बड़े बुजुर्ग और उसको अच्छी तरह से देखा है। कुआं से करीब 5 फीट की दूरी पर एक पीतल का नाग बना हुआ, जो आज सांप बहुत बड़ा, करीब 6 फुट ऊंचा, वो फन फैलाया हुआ पीतल का नाग बनाया गया था। वहां पर वो स्थापित, मतलब जो रकहुआ आप बोल रहे हैं वहाँ पे नहीं, वो तालाब के ऊपर। वो यहाँ से जब हम लोग रोड से आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक मेहराव रोड को पार किया है और उसके 3 दरवाजे बने हुए हैं। बीच के दरवाजे से रोड पार किया है, 2 दरवाजे इस तरह से बने हुए हैं। उससे आगे बढ़ने के बाद 7 आने में ही जब हम प्रवेश करते हैं तो वो किला बना हुआ था। उसके बगल में ये हाल में, मतलब कि करीब 70-75 वर्ष पहले नाच घर हुआ करता था, जिस समय अंतिम महाराजा गोपाल शरण सिंह की एकमात्र बच्ची की शादी हो रही थी। उस समय उसको नाच घर के तौर पर बनाया गया था। वहाँ पर बारातियों के मनोरंजन के लिए वो स्थान चुना गया था। तो वो था, तो वो नाग जो बैठाया गया था, किंवदंती है कि नाग उसी स्थान पर बैठाया जाता है जहाँ पर कुछ संपत्ति हो। ऐसा किंवदंती है भारतवर्ष में। पहले के लोग भी जब कहीं पर संपत्ति रखते थे तो वहाँ पर एक नाग बैठा दिया जाता। लोगों का ऐसा मत है कि वह नाग उस संपत्ति की रक्षा करेगा। इस तरह की किंवदंती है। बात क्या है नहीं, लेकिन उस किंवदंती के अनुसार वहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो क्या वो नाग अभी भी हमें नहीं देखने को मिल सकता है? काल क्रम में वो वहाँ से खत्म हो गया। आज वहाँ पर कुआं भी है, उसे भी किसी ने चुरा नहीं, पता नहीं, लेकिन आज के तिथि में वो नाग भी नहीं। लेकिन बहुतों ने यहाँ पर उसको देखा, बहुतों मतलब कि हजारों व्यक्तियों ने, आज भी वो लोग हैं जिन्होंने उसको देखा। वो नाग पीतल का रहता था या सोने का रहता नहीं, था? पीतल का नाग। इस तरह की नाग बैठाने की परंपरा आज से बहुत वर्ष पहले, मैं भूल रहा हूँ, सिकंदर जब चला था, अब वो प्रदेश का नाम मैं भूल रहा हूँ, सिकंदर जब विश्व विजय करने निकला था तो उस प्रदेश में पहुंचा था। वहाँ भी एक स्थान पर हीरे मोती से जड़े हुए एक नाग था बना हुआ, उसको उसने लूटा है, उस स्थल को लूटा है। तो यह नाग बैठाने की परंपरा आज से करीब 2500 वर्ष पहले भी थी, विदेशों में भी, और वही परंपरा के अनुसार यहाँ भी हमको देखने को मिला। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ जिसका जिक्र मैं
जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि किला में प्रवेश करने के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से लकड़ी दरवाजे हुआ करते थे। जी जी जी, जो जिसको रकवा कहिए, परीखा कहिए, उसको लकड़ी के पुल से पार दिया जाता था। पुल के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दीवार थे और दीवारों में छिद्र बने हुए थे अंदर से तीर चलाने के लिए। वो एक तरफ का यानी कि दक्षिण तरफ का दीवार तो पूरी तरह टूट गया, वहाँ पर भवन बन चुके हैं, लेकिन उत्तर तरफ की दीवार का अंश अभी भी कुछ सुरक्षित है, जिसमें अभी भी वो तीर चलाने वाले जो छिद्र थे वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब हम उस दीवार को अभी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। और वो छिद्र भी दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, मैं आपको अब वो दिखला दूँ।